आज मैं पाटलिपुत्र शहर में हूँ। एक जमाना था जब पूरी दुनिया का यह सबसे बड़ा शहर था। इससे बड़ा शहर पूरी दुनिया में नहीं था और दूसरे स्थान पर रोम था। लेकिन पाटलिपुत्र की परिधि से रोम की परिधि आधी थी। एक समय था जब पटना से दिल्ली कंट्रोल होता था और आज दिल्ली से पटना कंट्रोल हो रहा है। इसी पटना से कभी दुनिया के 52 लाख वर्ग किलोमीटर में शासन चलता था। 52 लाख वर्ग किलोमीटर, जिसके पश्चिम और उत्तर की चौहद्दी को छूने में आधुनिक काल के अंग्रेज भी तोप और बंदूक लेकर हाँफते रहे और छू नहीं सके। वो पटना है, वो पटना है। यह भारत का नहीं, यूनान का इतिहासकार भी लिखा है उस जमाने में दंग था। इसकी पूरी चौहद्दी लिखा है। फाहियान जब पाटलिपुत्र आया था तो यहाँ जब सम्राट अशोक का पैलेस देखा, करीब 700 साल बाद, तो सम्राट अशोक का राजभवन जस का तस था। कहा कि यह आदमी का बनाया ही नहीं हो सकता है। वो पटना है। 1895 में वाडेल खोज करने आए थे पटना में कि पटना में कौन चीज कहाँ है। तो यहाँ एक मोहल्ला है भिखना पहाड़ी। वहीं भिखना पहाड़ी पर सम्राट अशोक का जो लड़का था जिसका नाम था महेंद्र, जिसके नाम पर पटना में महेंद्रू घाट है, वहीं भिखना पहाड़ी पर वो रहते थे और अशोक ने वहाँ आर्टिफिशियल पहाड़ी बनवाई थी। यहाँ से गौतम बुद्ध का धम्म अशोक के जमाने में 3 महाद्वीप में फैला था। इसी पाटलिपुत्र से मैं शुक्रगुजार हूं कि पटना और पटना के बाहर के लोगों ने इतना बड़ा कार्यक्रम कराया। कभी आप चाइनीज भाषा का डिक्शनरी पढ़िएगा, मौका मिले तो। कोरियाई भाषा का डिक्शनरी पढ़िएगा, जापानी भाषा का डिक्शनरी पढ़िएगा। उसमें जानते हैं क्या लिखा है? जापानी भाषा में, कोरियाई भाषा में, चाइनीज भाषा में भारत को स्वर्ग कहा जाता है। स्वर्ग मतलब भारत। आज भी स्वर्ग यहाँ जैसे अंग्रेज लोग हेवन बोलते हैं, वहां लोग भारत को ही स्वर्ग बोलते हैं। अब सोचिए कि कैसा हमारा देश था कि चीन, जापान और कोरिया के डिक्शनरी में आज भी भारत को स्वर्ग कहा जाता है और हम लोग, भारत के मूर्ख लोग, आसमान में स्वर्ग खोजते हैं। फाहियान के साथ एक और चीनी यात्री आया था, उसका नाम था टाओचिंग ने जब इस भारत को देखा
तो कहा कि सुनो फाहियान, मैं अपने देश नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मैं अपने देश। ये कितना सुंदर देश है भारत। आज आपने इस भारत को कबाड़ा बना दिया है। उसने डायरी में लिखा है, वो डायरी है, उपलब्ध है। उस डायरी में तावचिंग के बारे में लिखा है कि मैं अपने देश नहीं जाऊंगा, और अगर पुनर्जन्म होता होगा तो मेरा जन्म बौद्ध भारत में हो, वरना मेरा जन्म ही ना हो। अब सोचिए कि कैसा यह भारत रहा होगा भाई। और आज हम लोगों ने इसको क्या बना दिया। भूटान की रानी आई थी भारत में, और भूटान की रानी का स्टेटमेंट आया इंडिया में कि भारत ने हमको क्या दिया। हम लोग शुक्रगुजार हैं इस भारत के कि भारत ने हमको क्या दिया, और हम भारत के लोगों को नहीं पता है कि हम लोगों ने दुनिया को क्या दिया। आश्चर्य की बात है। आपके आसपास के जितने भी देश हैं, सब देश के नाम बुद्ध के नाम पर। आपको नहीं पता है, नहीं पता है। बुद्ध को जानने में अभी हजारों साल लगेंगे हम लोगों को। अच्छा, इतने सारे हमारे लोग हैं, मैं आप लोग से पूछता हूं कि जुलाई से बिहार के या भारत के विश्वविद्यालयों में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जुलाई से सत्र क्यों शुरू होता है? बीए की पढ़ाई, एमए की पढ़ाई, एमएससी की पढ़ाई, बीएससी की पढ़ाई क्यों शुरू होती है? किसी को पता है? नहीं पता। तो महीना तो जनवरी है, तो जनवरी से क्यों नहीं शुरू हुआ? बीए की पढ़ाई जुलाई से क्यों शुरू होती है? नहीं पता, किसी को नहीं पता, किसी ने सोचा ही नहीं। ये बुद्धिज्म की परंपरा है। और गौतम बुद्ध ने ज्ञान दिया था जब सारनाथ में, तो जुलाई के महीना में दिए थे, जिसको हम लोग गुरु पूर्णिमा कहते हैं। और उसी दिन से बौद्धिस्टों में वर्षावास की परंपरा शुरू होती है। जुलाई से ही पठन पाठन शुरू होता है बुद्धिज्म में। इसी को अंग्रेज ने चुरा कर वहां ले गया और फिर तुमको दे दिया। तो हम लोग को मालूम है कि यूरोप के देशों ने ये सेशन दिया है जुलाई से, हमने दिया, हमको पता ही नहीं है। 1 2 3 एक एग्जाम्पल से समझा दूंगा आपको। 1 2 3 एक बुद्धिज्म ने दिया किसको? अरब वालों को। यहीं से ले गया, जो जिसको हम लोग इंटरनेशनल डिजिट कहते हैं, 1 2 3 की इंटरनेशनल डिजिट है, वो यहीं से गया। और अरब वाले लोग ले गए 7वीं सदी में, और वहां से यूरोप वाला लोग ले गया 1 2 3 को। इंग्लैंड में अंग्रेजी की डिक्शनरी पढ़िएगा, 1 2 3 को अरेबिक कहा जाता है। अरेबिक का मतलब क्या? अरब देश से हम लोग लिए। लेकिन अरब वाले क्या कहते हैं 1 2 3 को? हिंदसा। हम लोग भारत से लिए। पढ़ लीजिए अरबी भाषा की डिक्शनरी। अंग्रेज तो बहुत जीनियस नहीं था, तो वो 33 कैसे लिखता था? 3 गो एक्स रोमन में लिखता था, 3 एक्स लिखता था, फिर 3 ठे पाई लिखता था, तब 33 होता था, 33। तो इतना लंबा लिखिएगा, 3 गो एक्स या 3 गो पाई, तो दुकान क्या चलाइएगा? फैक्ट्री चलेगी? तो इतना लंबा लिखने से जब यहाँ का 33 गया 33 इंग्लैंड में, तब पूरे यूरोप में औद्योगिक और व्यापारिक क्रांति हुई। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ लीजिए, 12वीं शताब्दी में ही 1 2 3 गया है यूरोप में, और तब वहाँ औद्योगिक और व्यापारिक क्रांति हुई। और औद्योगिक व्यापारिक क्रांति किस कारण से हुई? बुद्धिज्म के कारण हुई यूरोप में। आपको नहीं पता है तो नोट कीजिए कि बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले कहा था कि बिना कारण का कोई कार्य नहीं हो सकता है।
ये आपके लिए बहुत मामूली चीज समझ में आ रही है, लेकिन मामूली चीज नहीं है। इसको समझिए कि यूरोप के देशों ने 16वीं सदी में जाने, 16वीं सदी में जाना सब कि बिना कारण का कार्य नहीं होता है। सबसे पहले बेकन ने कहा यूरोप के लोगों को कि बिना कारण का कार्य नहीं होता है। बुद्ध का यह थ्योरी 16वीं सदी में यूरोप गया, और जब बुद्ध की थ्योरी यूरोप में चला गया 16वीं सदी में, तब वहां न्यूटन और गैलीलियो पैदा हुए। उसके पहले यूरोप में न्यूटन और गैलीलियो पैदा नहीं हुए। इतना बड़ा बुद्ध का सिद्धांत है, हम लोग खुद बुद्ध को नहीं जानते हैं, दूसरे को क्या हम लोग समझाएंगे। मैंने ही पहली बार कहा था कि भारत अगर विश्व गुरु है तो बुद्ध के कारण है। तब बहुत सारे लोगों ने हमको छोड़ करके चले गए थे। ये प्रोफेसर साहब का दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये कह रहे हैं कि भारत विश्व गुरु था तो बुद्ध के कारण था। है? अरे भारत में तुमने 4 मठ 4 कोने पर बना दिया तो तुम जगत गुरु हो गया, और जिसका मठ तुर्की यूनान से लेकर के कोरिया जापान तक फैला हुआ है, उसको तुमको विश्व गुरु कहने में शर्म आ रही है। जिस सिकंदर को इंग्लैंड के इतिहासकारों ने, यूरोप के इतिहासकारों ने कहा कि सिकंदर विश्व विजेता है, लाज नहीं लगी पूरे यूरोपियन इतिहासकारों को। जिस आदमी ने एशिया का 5% जमीन जीती थी, जिस सिकंदर ने, डाटा मैं सही बोल रहा हूं, जिस सिकंदर ने एशिया का 5% जमीन जीती थी, वह विश्व विजेता हो गया। और गौतम बुद्ध का सिद्धांत ने पूरे एशिया को जीत लिया था। क्या जापान, क्या कोरिया, क्या चाइना। तो तुम 5% जमीन जीत कर करके वर्ल्ड हिस्ट्री में तुम विश्व विजेता हो सकते हो, तो जिसने पूरी एशिया ही जीत लिया हो वह विश्व गुरु कैसे नहीं हो सकता। आश्चर्य की बात है, सब कुछ आश्चर्य की बात है। तो गौतम बुद्ध के कारण ही भारत विश्व गुरु है। अभी हम लोग पूरे डार्क में हैं। बुद्ध पर तो कुछ काम करके हम लोगों ने बता दिया। अभी यहां समय कम है कि बुद्ध पर कुछ और बोलूं। अभी तो मैं कहता हूं कि ये जो चाइना नाम है ये बुद्ध के नाम पर है, ये जो भूटान नाम है ये बुद्ध के नाम पर है, ये श्रीलंका जो नाम है ये बुद्ध के नाम पर है। अब इसकी व्याख्या करने के लिए हमको 5 मिनट और बोलना पड़ेगा कि कैसे है। लेकिन ये सारे देशों का नाम बुद्ध के नाम पर है। श्रीलंका को आप लोग जानते हैं कि सिलोन कहा जाता है। सिलोन, वेनसांग ने अपनी डायरी में लिखा है, हमारे देश में सारे लोग कहते हैं कि जो सिलोन नाम है श्रीलंका का, वो पुर्तगालियों का दिया हुआ नाम है। ये सारे बेवकूफ न केवल भारत में, भारत के बाहर भी फैले हुए हैं। ये मत समझिए कि इंग्लैंड में सारे लोग काबिल हैं, अमेरिका में सारे लोग काबिल हैं। काबिल लोग कहीं भी हो सकते हैं। आज तक पढ़िएगा तो सभी लिखते हैं कि श्रीलंका का जो पुराना नाम सिलोन है वो पुर्तगालियों ने दिया है। नहीं, वेनसांग ने 7वीं सदी में अपनी डायरी में उसका नाम लिखा है सिलंग, सिलंग देश। यही बुद्ध का सील। पूरे श्रीलंका में सील ही इंप्लीमेंट था, इसलिए उसका नाम सिलोंग था। ये हम पहली बार आपको बता रहे हैं, पर्दाफाश कर रहे हैं। और चीन का नाम जो चाइना है वह बुद्ध का ध्यान है। ध्यान कहा जाता है प्राकृत में ध्यान को, मेडिटेशन को। और संस्कृत के आचार्यों ने प्राकृत के इसी ध्यान से ध्यान बनाया है। और यह जब ध्यान चीन गया
तो झान को चाइनी भाषा में चान कहा जाता है। और यह जब कोरिया गया तो चान जो है वो सरजान हुआ। यह जब झान वियतनाम गया तो वहाँ थिएन हुआ। ये जब झान जापान गया तो वहाँ जेन हुआ। बुद्ध इतने दूर में फैले, बुद्ध का एक एक टर्मिनोलॉजी पूरी दुनिया को कब्जे में लिए हुए है। और उसी झान से जो चान शब्द बना, उसी से चीन और चाइना शब्द बना है। यह अभी इतिहासकारों को नहीं पता। तो बुद्ध पर तो बहुत सारी हमारी किताबें हैं नए ढंग से। जिस इतिहास में जहां जहां आप बदनाम लोगों को देखिएगा, समझो कि वो बुद्धिस्ट था। जैसे राजा जयचंद गद्दार था तो जान जाइए कि वो बुद्धिस्ट राजा था। इसका प्रमाण राहुल जी ने लिखा है। इसका प्रमाण अभी जाइएगा सारनाथ के म्यूजियम में, तो जो राजा जयचंद की दादी थी, वहां बहुत बड़ा बौद्ध विहार बनवाई थी सारनाथ में। और उसका आखिरी शिलालेख है भारत में, जिसने सम्राट अशोक का नाम लिखा है, जयचंद की दादी। उसी जयचंद जो उतना बड़ा बौद्ध राजा था, इतिहासकारों ने उसे गद्दार घोषित किया है। सब इतिहास को समझना पड़ेगा। न केवल बुद्ध बल्कि कबीर और रैदास को भी अभी तक लोगों ने नहीं समझा। कबीर और रैदास ने वही बातें कही है जो गौतम बुद्ध ने कही है। हम लोगों को तो पता ही नहीं है। रैदास के बारे में कुछ नहीं पता है। रैदास पर कोई काम ही नहीं हुआ है। उनके बहुत सारी चीजों को हम लोग नहीं समझ पाए हैं। हम लोग वेद उपनिषद का प्रभाव देखते हैं, क्या क्या देखते हैं, ये सब कहीं है नहीं। वो तो उल्टा थे। बाद में रैदास पर रामायण लिखा गया है, रैदास पर पुराण लिखा गया है। उस पुराण में रैदास के बारे में क्या लिखा हुआ है? सूर्यपुत्र थे। जिस धर्म ग्रंथों का रैदास ने विरोध किया, तो उसी रैदास पर वही धर्म ग्रंथ बना दिया गया, पुराण और रामायण। भारत में ईसा की तरह सूली पर चढ़ाने की परंपरा नहीं है। भारत के लोग आपके संतों को सूली पर नहीं चढ़ाते हैं, बल्कि उसमें मिलावटी कथा जोड़ करके रामायण लिख देते हैं। उसी से सूली पर चढ़ जाता है, खत्म हो जाता है, मटिया मेट हो जाता है। ये भारत है, बड़े काबिल लोग यहाँ हैं। तो आप देखिए, तुलसीदास ने कहीं रैदास को कोट नहीं किया है, कहीं नहीं किया है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि रैदास के बारे में भी हम लोग कम जानते हैं। रैदास की पहली चर्चा, पहली कमेंट जो रैदास पर मिलती है वो 1585 ईस्वी में नाभादास की। नाभादास ने 1585 ईस्वी में दो बातें लिखी है रैदास के बारे में। पहली बात यह लिखी है कि रैदास किस तरह से बौद्धिस्ट थे, यह बात मैं बता रहा हूं, थोड़े से समय बता रहा हूं आपको कि रैदास और कबीर बौद्धिस्ट थे। ये कैसे थे, हम 5 मिनट में चाह रहे हैं कि आपको बता दें। हालांकि ये 5 मिनट नहीं, 5 दिन का काम है। तो 1585 में दो खासियत रैदास के बारे में लिखा हुआ है। पहली बात कि वह वर्ण व्यवस्था के खिलाफ में थे, और दूसरी बात कि वे सदाचार पर बल देते थे। बाद में जो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास है वह फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, पेरिस में 1839 ईस्वी में गार्सा द तौसी ने लिखा था। तो उसमें 5 पाना रैदास पर है, 5 पाना। उसका हिंदी में अनुवाद किया है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1953 ईस्वी में। तो उन्होंने रैदास पर लिखा है नीचे टिप्पणी में कि रैदास जो थे
वे क्या थे? वे शाक्य मुनि बुद्ध के सिद्धांतों को मानने वाले थे। आप इसको पढ़ सकते हैं। बाद में 1960 ईस्वी में 2 रिसर्च की किताबें आईं। एक विद्यावती मालविका का और दूसरा सरला त्रिगुणायत का। ये दोनों किताब आप पढ़ लीजिएगा तो आप मान लीजिएगा कि कबीर और रैदास बुद्धिस्ट कवि थे, बौद्ध कवि थे। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लगता है कि समय कम होगा। आप लोगों ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।